नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक अभिवादन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, संवाद इंडिया के मंच पर विभिन्न महत्वपूर्ण राजनीतिक विषय पर चर्चा हम आपके सामने लेकर आते रहते हैं और आज भी उसी कड़ी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण गंभीर चर्चा हम आपके सामने लेकर उपस्थित हुए हैं। लेकिन इस चर्चा की शुरुआत से पहले हमारा आप सभी से आग्रह है कि अगर संवाद इंडिया चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहें। तो आज संवाद इंडिया के मंच पर चर्चा है कश्मीर के संदर्भ में। जैसे जब सभी जानते हैं, कश्मीर को लेकर भारत में राजनीति हमेशा से होती आई है और आरोप प्रत्यारोप का दौर पक्ष और विपक्ष के बीच हमेशा चलता रहता है। सरकार किसी की भी हो, विपक्ष में कोई भी पार्टी हो, लेकिन कश्मीर का मुद्दा सभी पार्टियों के लिए हमेशा महत्वपूर्ण स्थान तो रखता है, लेकिन साथ में आरोप प्रत्यारोप हमेशा एक दूसरे के ऊपर चलते रहते हैं। लेकिन उन सबसे हम अलग हटते हुए आज हम कश्मीर की चर्चा कर रहे हैं वर्तमान स्थिति पर। कश्मीर को लेकर आजादी के बाद से जो भी राजनीति देश में हुई है, आज की चर्चा हम उससे अलग हटके वर्तमान जो आज की राजनीति स्थिति है कश्मीर की, हम उस पर चर्चा करते हैं। और क्योंकि सभी जानते हैं कश्मीर का जो इतिहास रहा है, कश्मीर, कश्मीरियत, कश्मीरी पंडित को लेकर जो भी एक स्थिति बनी रही है कश्मीर के अंदर, और आजादी के बाद से लगातार विभिन्न तरह के दावे हमेशा होते रहे हैं। लेकिन आज की स्थिति में कश्मीर में क्या बदलाव आया है, कश्मीर की आबो हवा किस तरह से बदली है, उसके पश्चात पिछले कुछ महीने से जिस तरह से टारगेट किलिंग का दौर दोबारा शुरू हुआ है, कश्मीरी पंडित को निशाना बनाया जा रहा है, तो आखिर ऐसे क्या कारण है दोबारा से कश्मीरी पंडितों के अंदर दहशत पैदा करने की कोशिश अलगाववादियों के द्वारा की जा रही है। और दीपावली के दिन जिस तरह से शोपिया से कश्मीरी पंडितों के कुछ परिवारों ने वहां से पलायन किया, तो यह जहां एक बड़े दुखद वाली स्थिति है कि आज भी कश्मीर के अंदर घटनाओं कुछ ऐसी घटती हैं जिससे कि कश्मीरी पंडित दहशत में रहने को मजबूर हैं। तो इस सब विषय पर जानने के लिए आज हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो कि कश्मीर को अच्छी तरह से जानते भी समझते हैं, उसकी राजनीति को भी हमेशा देखते हुए आए हैं, समझते हुए आए हैं। तो आज मैं चर्चा जो शुरुआत से पहले जो हमारे अतिथि संवाद इंडिया मंच पर, उनका मैं आपसे परिचय करा देता हूँ। हमारे शिवन कांग जी हैं, जो कि चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रहे हैं और कश्मीर को अच्छी तरह समझते हैं, जानते हैं, कश्मीर से वह जुड़े रहे हैं और कश्मीरियत किस तरह से लोगों के जहन में जिंदा है, कश्मीर की आबोहवा में क्या परिवर्तन हुआ है अनेक वर्षों से। तो उस सब विषय पर आज वो हमारे सामने अपना दृष्टिकोण रखेंगे। और साथ ही हमारे साथ कुलदीप पवार जी हैं, जो कि बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और विभिन्न समाचार पत्रों में उन्होंने काम किया है और आज भी बहुत ही प्रतिष्ठित चैनल के साथ जुड़कर वह आज कार्यरत हैं। तो उनका जो राजनीतिक अनुभव है पत्रकारिता के पत्रकार होने के नाते, आज उनके दृष्टिकोण वो भी हमारे दर्शकों के सामने अपना प्रस्तुत करेंगे। साथ ही हमारे साथ पंडित अश्वनी कौशिक हैं, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है और विशेषकर सामाजिक सरोकारों के मुद्दों पर उनका बहुत ही एक अलग दृष्टिकोण रहता है और वह किस तरह से मानवीय सरोकार और जो दृष्टिकोण है कश्मीर को लेकर, वह क्या नजरिया उनका, क्या सोचते हैं, इन सब बातों को हमारे दर्शकों के सामने रखेंगे। तो चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले शिवन कांग सर से ही करता हूँ, क्योंकि शिवन कांग जी का कश्मीर से जुड़ाव रहा है और वह जानते हैं कश्मीर की संस्कृति, कश्मीर की आबोहवा, कश्मीर का जो वातावरण है किस तरह से विभिन्न वर्षों के अंदर परिवर्तन हुआ है, किस तरह से वहाँ पे जो अलगाववाद है, जो पूर्व का इतिहास सब जानते हैं, किस तरह से वहाँ पे उग्रवादियों ने जड़ें जमाई थी अपनी और किस तरह से कश्मीर में उन्होंने आतंक का खेल खेला था। लेकिन तमाम वर्षों के पश्चात आतंकवाद लगातार भारत सरकार के क्योंकि कोशिशें लगातार रही हैं कश्मीर को में से आतंकवाद खत्म करने के लिए, उनके प्रयास सफल भी हुए हैं, विभिन्न सरकारों ने लगातार काम किया है, कश्मीरियों में विश्वास देने के लिए लगातार काम किए गए हैं। लेकिन वर्तमान के दौर में उन्हें जिस तरह से कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाने की कोशिश अलगाववादियों के द्वारा की जाती है, वह क्या परिलक्षित करता है, क्या दृष्टिकोण है आपका? आप शिवन नाग जी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि वहाँ कश्मीर की संस्कृति और जो वर्तमान की जो स्थिति, दोनों के संदर्भ में आपका दृष्टिकोण हमारे दर्शकों के सामने आप प्रस्तुत करेंगे तो बहुत अच्छा मैसेज जाएगा एक। धन्यवाद प्रशांत जी, आपको, संवाद इंडिया को और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम और पैनल में जो बाकी लोग हैं उन दोनों को भी मेरा नमस्कार। कश्मीर के बारे में मैं इसलिए भी जानता हूं क्योंकि मैं खुद कश्मीरी हूं और कश्मीरी होने के नाते जो वहाँ पे लोगों के साथ हुआ है, जिसके वो भुक्तभोगी हैं, जिसके कारण से उनको पलायन करना पड़ा, एक बार नहीं कई बार। मगर जो स्थिति अब बनी हुई है 370 और 35A हटने के बाद, उसमें
आप देखेंगे कि 3 चीज़ों का मेन ये रहा है, रोल रहा है। नंबर 1 कि कश्मीर जे&के को, जम्मू कश्मीर को एक पार्ट में यूनियन टेरिटरी बनाया गया और लद्दाख को उसे अलग कर दिया गया। इसका मुख्य 2 कारण थे। नंबर 1 कि लद्दाख क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, चाइना के साथ उसमें काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर है, तो उसको एक अलग तरीके से गवर्न करना था, एक अलग तरीके से। वहाँ पे डेमोग्राफी भी अलग है, वहाँ के लोग भी अलग ये हैं, और उनको अभी तक काफ़ी ज़्यादा कम सुविधाएं मिली थी, उनका विकास बहुत कम हुआ था, लद्दाख को काफ़ी नेग्लेक्ट किया गया था, तो इसलिए उसको अलग करना एक बहुत अच्छी बात थी। और जम्मू कश्मीर को अलग से यूनियन टेरिटरी बनाना भी एक बहुत सुंदर प्रस्ताव था, ताकि वहाँ पे जो पहले वहाँ डिलिमिटेशन हुआ था, जिस तरीके से जम्मू की पॉपुलेशन ज़्यादा होते हुए भी कश्मीर की पॉपुलेशन के संदर्भ में वहाँ पे ज़्यादा सीटें रखी गई थी, ज़्यादा निर्वाचन ये रखे गए थे कंपेयर टू जम्मू डिवीजन। तो उससे ये था कि कभी भी इक्वल ये नहीं है, मतलब मेजॉरिटी को डिनाई किया गया, हिंदू मेजॉरिटी को डिनाई किया गया कि वो कभी भी रूल नहीं कर सकते। दिस वॉज अ फंडामेंटल फैक्ट। और इसको 3 चीजों में देखा गया। नंबर 1, वहां पे जो संविधान बना, उस संविधान में भी उनको प्राथमिकता दी गई, और जो माइनॉरिटीज थी, माइनॉरिटीज को हमेशा इस तरीके से रखा गया कि चाहे वो कश्मीरी पंडित हो, चाहे बाकी हिंदू हो, उनको इस तरीके से रखा गया कि उनको जो माइनॉरिटीज को राइट्स मिलने चाहिए वो नहीं मिले। एक तो तीसरी सबसे बड़ी विडंबना थी, वो ये थी कि जिन लोगों को वहां पे बुलाया गया था 1950 में, ताकि वो कुछ काम कर सके वहां पे, जो हमारे दलित भाई थे, उनके अधिकारों को, उनके इनका हनन किया गया, और उनको सिर्फ इस चीज के लिए रखा गया कि आप सिर्फ सफाई कर्मचारी बन सकते। ये 3 विडंबनाएं थी, जिसको कि 370 के बाद हटाने की चेष्टा की जानी चाहिए थी, और चेष्टा की गई। मगर जो एक राष्ट्र का जो जुड़ाव होना चाहिए, जम्मू कश्मीर का जो भारतवर्ष से जुड़ाव होना चाहिए, वो शुरू से ही एक अलग तरीके से रखा गया। उसको जो जब अलग तरीके से रखा आपने, तो जोड़ने का उसका प्रश्न ही नहीं उठता। आपने पहले ही कह दिया कि साहब वो हमसे अलग हैं, आपने पहले ही कह दिया कि उनकी एक विशेष स्थिति है, आपने पहले ही कह दिया कि वहां पे लोगों को, हमको एक अलग नजरिए से देखना है। वो नॉर्थ ईस्ट में भी कई जगहों पे किया गया, मगर जो नॉर्थ ईस्ट में किया गया उसका एक और संदर्भ है, मगर जम्मू कश्मीर में जो किया गया उसका एक और संदर्भ है। अब जो यहाँ से डेवलपमेंट ग्रांट जाती थी, वो मैक्सिमम खर्च होती थी कश्मीर पे। जम्मू को भी नेगलेक्ट किया गया, लद्दाख को भी नेगलेक्ट किया गया। 370 के बाद इसको ये चेंज हुआ। 370 के बाद डिलिमिटेशन शुरू हुआ, मगर अनफॉर्चुनेटली वो डिलिमिटेशन 2011 के सेंसस पर ही बेस्ड रहा, जो कि सबको मालूम है कि 2011 का जो सेंसस था वो ठीक नहीं हुआ था, उसमें कई खामियां थी, कई विसंगतियां थी, और उस 2011 के सेंसस को ही लेके अगर आप डिलिमिटेशन करेंगे तो उससे कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं होगा। तीसरी बात जो अभी चल रही है, जिस तरीके से एक पॉलिटिकल नैरेटिव किया जाना चाहिए था, जिन लोगों ने पिछले 60 साल में कश्मीर को आतंकवाद के लिए तैयार किया, कश्मीर में आतंकवाद को प्रमोट किया, कश्मीर में आतंकवादियों को पैसा दिया, आतंकवादियों को पनाह दी, आतंकवादियों को, चाहे वो पार से आए हों या लोकल हो, उसको कहीं पर भी कोई ऐसा ये व्हाइट पेपर नहीं लाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, कोई ऐसा आयोग नहीं बिठाया गया, कोई ऐसा काम नहीं किया गया कि ताकि लोगों को पता चले या एक दृष्टिकोण बने
कि क्या क्या हुआ था और उसके लिए कौन जिम्मेदार था। जब तक आप वो नहीं तय करेंगे, जब तक आप लोगों को ये जिम्मेदारी नहीं देंगे कि किसने वहां पे क्या क्या सितम डाले हैं, किसने क्या क्या चीजें करी हैं, what were the commissions and commissions as per the J&K constitution and as per the constitution of India, तब तक आप वहां पे स्थिति को नहीं संभाल सकते। दूसरा बात ये हमको मानना पड़ेगा कि पहले से ही पाकिस्तान इस एरिया में इंटरेस्टेड रहा है, और पाकिस्तान का जो इंटरेस्ट रहा है वो 3 दृष्टिकोण से रहा है। उसका एक महत्व है केसेस पे, दूसरा उसका महत्व है एक प्रेस्टीज उन्होंने बना लिया है उसको, एक आर्मी, वहां की आर्मी ने, और तीसरा जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि कुछ भी आपदा हो पाकिस्तान में तो वो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो कश्मीर का मुद्दा उठाते हैं, बाकी सब पीछे चला जाता है, और वो मेन ये रहता है। तो इट इज सॉर्ट ऑफ ए पॉलिटिकल डाइस। तो इन सब चीजों को देखते हुए अभी भी जो पाकिस्तान में इतना ये है, आप ये देखेंगे कि पाकिस्तान 1/3 करीब करीब डूबा हुआ था, तब भी उनको उसकी चिंता नहीं थी, चाहे यूएन हो, चाहे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हो, या कहीं पर भी उस फोरम पे सिर्फ और सिर्फ कश्मीर की बात होती थी। तो इस तरीके से हुआ ये कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो आपस का संवाद होना चाहिए था वो सीमित रह गया। बहुत कोशिश की गई, चाहे अटल जी ने की हो, चाहे मनमोहन सिंह जी ने की हो, चाहे मोदी जी ने की हो, या उससे पहले बाकी लोगों ने की हो, इंदिरा गांधी जी ने की हो। उन सब चीजों को एक दरकिनार करते हुए हमेशा ये एक पॉइंट ऐसा बना रहा जिस पे कि कोई भी नतीजा अभी तक नहीं आया है। वो सिर्फ अभी तक उसी प्लेबिसाइट पे अटके हुए हैं, जबकि उन्होंने खुद उसके जो बेसिक शर्त थी कि वो वहां से जिसको वो बैक ऑक्युपाइड J&K है उससे वहां पे उनको सेना हटानी थी, वो उन्होंने नहीं हटाई, इसलिए प्लेबिसाइट नहीं हुआ। अब आज के संदर्भ में जो मेरे हिसाब से होना चाहिए, वहां पे जब तक आप एक इंक्वायरी कमीशन नहीं बिठाते हो, जिन लोगों ने वहां पे राज किया है और जिस तरीके से J&K बैंक को लूटा है, जिस तरीके से आतंकवादियों को शय दी है, जिस तरीके से उनको फंड किया है, वो जब तक कॉमन नहीं आएगा, जब तक कि आप उनको रिस्पॉन्सिबल नहीं। कुछ लोगों को अभी ये एक बड़ा ये था कि कम से कम आज 2 महीने पहले कई अधिकारियों को इसमें से निकाला गया है, जॉब में से निकाला गया है, क्योंकि उनको संलिप्त पाया गया अब इनके हेल्प करने में। मगर उसको एक निश्चित रूप से एक फ्री ये करके इंक्वायरी कमीशन बिठा के अगर आप उसको करते हैं तो एक मॉरल विक्ट्री होगी, पॉलिटिकल विक्ट्री होगी, और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो दुनिया को पता चलेगा कि वहां पर क्या हुआ था, और उसके करेक्ट करने के लिए 370 हटाना क्यों जरूरी था, और 35A में उनको क्या शरण लेनी चाहिए थी। अभी इतना ही, फिर आगे। जी जी जी, आपने बड़े विस्तृत विश्लेषण कर बताया कश्मीर किस तरह से किन दौर से गुजरा है और कैसे कैसे उसमें परिस्थिति में बदलाव भी आया है। उसी प्रश्न को मैं कुलदीप पवार जी के पास ले जाता हूँ, क्योंकि पत्रकार होने के नाते उन्होंने अनेक वर्षों से देश की राजनीति को भी देखा है और कश्मीर के अंदर जो घटनाएं घटी हैं उसको भी अच्छी तरह से समझाया देखा है। तो कुलदीप जी से शिवन काकसर ने कहा कि जिस तरह से कश्मीर के बदलाव को उन्होंने अपने शब्दों के द्वारा व्यक्त किया, आप क्या समझते हैं कि वर्तमान की स्थिति में जो पहले हुआ है वो तो सबके सामने है, वर्तमान में कश्मीर को लेकर अभी भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न लोगों के दिमाग में, जहन में है, जो कि लगता है कि कश्मीर में आज भी बहुत बड़े कार्य की आवश्यकता है। और जिस तरह शोपिया के अंदर दीपावली के दिन कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ है, वह क्या दर्शाता है कि अलगाववादी कहीं ना कहीं आज भी जो उनकी जड़ें हैं हम पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाए हैं। क्या कारण है ऐसा कि कश्मीरी पंडित को टारगेट किलिंग के द्वारा उनको मारा जा रहा है या उनको परेशान किया जा रहा है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में कुलदीप जी? प्रशांत जी, अलगाववादी जड़ों की जो बात की है आपने उसके लिए हमें आज के साथ साथ हमें पहले पुराने समय में जाना होगा। एक्चुअली हम कश्मीर की जो समस्या है उसको 4 फेज में देख सकते हैं। एक्चुअली कश्मीर की समस्या जो है वो हम लोगों को, जैसे अभी काकसर ने बताई है, हम लोगों को 4 फेज में उसको देखना होगा। और वो जो फेज टू फेज जो है वो आज की चीज से जुड़ा हुआ है। आज जो हम लोग फेस कर रहे हैं वो तो बहुत छोटी सी, बहुत माइनर समस्या है
उसको तो ठीक कर लिया जाएगा, और वो ठीक हो भी जाएगी, क्योंकि वो नीड है रोजगार की। देखिए, पंजाब आपके सामने बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। पंजाब में भी सेम परिस्थितियां थी 90 के दशक में, अगर आप देखें। लेकिन आज की तारीख में पंजाब में ठीक है, बार बार खालिस्तान की मांग उठती है, लेकिन पहले जैसी बात नहीं है। रीजन, क्योंकि पंजाब को जिस तरह से टैकल किया गया, वो एक एग्जाम्पल बना, जो कश्मीर के लिए आज की तारीख में गवर्नमेंट कर रही है कोशिश, वो आगे उसी तरह से जाकर के फलीभूत होगा जैसे पंजाब पे हुआ है। लेकिन हमें इसको समझने के लिए कि आज भी क्यों ये समस्या बार बार सिर उठा रही है, इसके लिए हमें जाना होगा जड़ों में, जो 1947 से ही शुरू, बल्कि 1947 से भी पहले से शुरू होती है, करीब 1-1.5 साल पहले से, 1947 से भी 1-1.5 साल पहले से शुरू होती है, जब देश की आजादी की बात चल रही थी। अगर हम उस चरण में देखें तो उस चरण में एक चीज सामने आती है कि कश्मीर को लेकर के, आप अगर हिस्टोरिकल उसमें जाएं, जो डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, बार बार रिपोर्ट्स भी आती रही हैं, जहां जूनागढ़ और हैदराबाद को लेकर के सरदार पटेल उत्सुक थे, वहीं कश्मीर को लेकर उनकी उत्सुकता उतनी नहीं थी। जवाहरलाल नेहरू कश्मीर को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुक थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री और हमारे तत्कालीन गृह मंत्री जो दोनों थे, उनके बीच में इस चीज को लेकर के बहुत बड़ा मिसकम्युनिकेशन था, मतलब आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था। उसका खामियाजा हुआ कि जो हमारा पैक्ट हुआ है कश्मीर के साथ, वो डिले हुआ, देश की आजादी के साथ डिले हुआ। डिले होने का के नुकसान हम लोगों को ये हुए कि पाकिस्तान पहले वहां पे हमला करके बैठ गया, हमारा एक हिस्सा कब्जा कर बैठ गया। पहला तो फैक्ट यहाँ पे आया। दूसरा फैक्ट जो बार बार उठाई जाती है चीजें, मैं नहीं जानता, देखिए सर्कमस्टांसेस क्या थी, वो तो उस समय के तत्कालीन जो पॉलिटिकल लोग थे वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। हम आज की तारीख में जो बातें होती हैं वो तो पॉलिटिकल भी होती हैं और हर तरह की भी है, लेकिन फैक्चुअल ये है कि हम लोग जो गए, हम लोग आधी अधूरी समस्या लेकर संयुक्त राष्ट्र के पास चले गए, फिर उस आधी अधूरी समस्या को हमने वहीं पे आधा अधूरा निपटाने की कोशिश की। तीसरा फैक्ट वहीं से शुरू होता है कि वहां से एक तुष्टीकरण शुरू हुआ शेख अब्दुल्ला परिवार का। शेख अब्दुल्ला परिवार का पहले तुष्टीकरण किया गया, फिर उस तुष्टीकरण में जब उनकी मांगे ज्यादा बढ़ी तो आपने उनको नजरबंद कर दिया। वो नजरबंद करने का एक मौका ये मिला कि अब्दुल्ला परिवार को कश्मीर के अंदर लोकल में एक नए तरह का आंदोलन खड़ा करने का मौका मिला, जिसको अलगाववादी आंदोलन कहा जाता है, जिसकी जड़ें असली हम लोगों को दिखाई देनी शुरू हुई थी 1971 में, जब आपको याद हो कि एक एयर इंडिया का एक फ्लाइट को अपहरण करके JKLF खड़ा हुआ था, JKLF ताजा खड़ा हुआ था, और वो अपहरण करके नकली पिस्तौल के दम पर पाकिस्तान ले गए थे। हम लोगों ने मकबूल भट्ट को गिरफ्तार कर लिया, नजरबंद कर दिया, जेल में रख दिया। लेकिन फिर एन मौके पे आपने 1984 में मकबूल भट्ट 1971 में शायद मकबूल भट्ट का उतना प्रभाव नहीं था, लेकिन 1984 तक आते आते मकबूल भट्ट कश्मीरियों के अंदर एक हीरो की तरह क्रिएट हो गए थे। रोजगार पैदा नहीं हो रहा था स्थानीय स्तर पर, जो काक सर ने बताया कि नेग्लेक्ट किया जा रहा था, बार बार चीजों को नेग्लेक्ट किया जा रहा था, उसकी वजह से स्थानीय स्तर पर दरअसल पैसा तो जा रहा था, लेकिन वो पैसा कहीं भी आर्थिक विकास में नहीं लग रहा था। कोई परियोजनाएं नहीं आ रही थी उसमें भी। ये जो अपना अनुच्छेद 370 था, 35A थी, ये भी रोड़ा था, क्योंकि उसकी वजह से आप जमीन नहीं खरीद सकते थे। जब जमीन नहीं खरीदेगा तो निवेशक क्यों आएगा, इन्वेस्टर क्यों आएगा, वो इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा? जब आपके पास आपकी फैक्ट्री का मालिकाना हक नहीं है तो आप इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे? और इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो रोजगार नहीं आएगा, और रोजगार नहीं आएगा तो यूथ कहाँ जाएगा, युवा पीढ़ी कहाँ जाएगी? पढ़ाई को लेकर के बहुत ज्यादा जोर नहीं था। कश्मीरी पंडित समुदाय पढ़ लिख रहा था, लेकिन जो मुस्लिम समुदाय था, जो बाकी कश्मीरी वर्ग थे, वो नहीं पढ़ पा रहे थे, वो पिछड़े हुए थे तो उनके पास रोजगार नहीं था तो उनको बहकाना आसान हो गया, उनको अलगाववाद की तरफ धकेलना आसान हो गया, उनको नए नए लालच देना आसान हो गया, उनको पैसे का लालच दिखाना आसान हो गया। अब वहां से एन मौके पे आता है 1984 में आप एकदम से मकबूल भट्ट को फांसी दे देते हैं। मकबूल भट्ट को फांसी देने से जो अलगाववादी आंदोलन था, जो यूथ के अंदर एक जहर भरा जा रहा था, वो एकदम बूस्ट हो गया, ब्लास्ट हो गया, मतलब वहां पे एकदम से 89 तो उसका चरम था, जब 89 में कश्मीरी पंडितों को एकदम से निकालना पड़ा। काक सर मेरे ख्याल से सहमत होंगे मेरी बात से, जब एकदम से कश्मीरी पंडितों को घर छोड़ने पड़े, वो तो 89 तो चरम था। लेकिन उसकी शुरुआत 84 से हो गई, और 84 में
मकबूल भट्ट की फांसी के जस्ट बाद में इंदिरा गांधी जी की हत्या हो जाती है। सारा ध्यान घूम करके कश्मीर से हट करके आ जाता है पंजाब पर, पंजाब के खालिस्तानी आतंकवाद पर। राजीव गांधी जी वगैरह सबका ध्यान उधर चला जाता है। कश्मीर एकदम, कश्मीर में क्या हो रहा है उससे सबका ध्यान एकदम हट जाता है। कश्मीर में सरकार कुछ नहीं है, सरकार नहीं है, सब कुछ एक तरफ हो गया, राष्ट्रपति शासन लग गया, किस तरह से चल रहा है कोई देखने वाला नहीं है। आतंकवाद चरम पर आने के बाद जो कश्मीरी पंडितों को एकदम से छोड़ने पड़े हैं घर, वो समस्या आज तक खड़ी हुई है। अब क्या हो रहा है कि आप कश्मीरी पंडितों को उनका हक दिलाना चाहते हैं, वापस भेजना चाहते हैं, लेकिन जो ये 89 से और 2022 के बीच की जो एक पीढ़ी आई है, 30 साल के करीब का जो वाकया हुआ है, ये जो पीढ़ी आई है, ये पीढ़ी उस चीज को समझ नहीं पा रही है। इस पीढ़ी को ये कह करके बहकाना आसान हो रहा है कि भाई कश्मीरी पंडितों को जबरन आपके घर पर बसाया जा रहा है। उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये तो जो चीजें थी वो कश्मीरी पंडितों की थी, कश्मीरी पंडितों की चीजें चूंकि वो छोड़ के चले गए तो दूसरों ने ले लिया, अब वो उनको वापस दिया जा रहा है। तो वो एक जो बहकाया जा रहा है वो चीजें अब दोबारा से जो आप छिटपुट देख रहे हैं, जो अभी आतंकवाद का नाम दिया जा रहा है, तो वो तो आतंकवाद है ही नहीं। अब पहले जैसी बड़ी घटनाएं नहीं हो रही हैं। टारगेट किलिंग तो इस टाइप की है जैसे अगर आप देखें तो मेरठ में, दिल्ली में भी कोई आता है, गली में खड़े हुए को गोली मारकर भाग जाता है। वो क्या है? वो एक अपराध है, वो आतंकवाद नहीं है। बट हाँ, जानबूझकर किसी एक समुदाय को निशाना बनाना आतंकवाद की श्रेणी में आ सकता है, जो हो रहा है। जो अभी पूरनचंद भट्ट जी को के साथ हुआ, डेथ हुई, उससे पहले सुपिंदर कौर निशाना बनाई गई, जो पर्टिकुलर, या जैसे बिहारी समुदाय जो वहां पे मजदूरी करने के लिए जा रहा है, वो टारगेट किलिंग हो रही है। बट वो टारगेट किलिंग उतने बड़े मास लेवल पे नहीं है जितने बड़े लेवल पे उसको उछाला जा रहा है, जितने बड़े लेवल पे उसको चिल्लाया जा रहा है। बस वो क्या है कि उसको चूंकि बहुत ज्यादा शोर मच रहा है और उसकी वजह से दोबारा से कश्मीरी समुदाय के मन में एक खौफ पैदा हुआ है। लेकिन चीजें अगर आप आम कश्मीरी जो युवा है आज की तारीख में, जो धीरे धीरे समझ रहे हैं चीजों को, धारा 370 हटने के बाद में जो चीजें आई है स्टेट में, निवेश आया है, अब बाकी चीजें आई हैं। अभी सऊदी अरब और यूएई वगैरह ने बड़े पैमाने पे, अगर आपको याद हो तो, इन्वेस्टमेंट की बात की है। इन्वेस्टमेंट के प्रोजेक्ट 3300 प्रोजेक्ट इस समय पास हुए हैं कश्मीर के अंदर। जब 3300 प्रोजेक्ट आएंगे तो जाहिर बात है रोजगार आएगा। रोजगार अगर युवा के पास काम होगा करने के लिए, युवा के पास में अगर चीजें होंगी करने के लिए, तो वो धीरे धीरे इस चीज से हट जाएगा। पंजाब में भी एकदम से बेअंत सिंह जी नहीं खत्म कर पाए थे पूरा आतंकवाद। आप ये देखें तो फेज वाइज 3-4 साल 5 साल लगे थे उसको खत्म होने में। तो अभी तो धारा 370 हटे हुए 2-3 ही साल हुए हैं। बस दिक्कत यही हो पा रही है कि आप पर्टिकुलर हर आदमी के साथ में खड़े नहीं हो सकते जाकर के। आप हर आदमी के साथ एक सिपाही नहीं लगा सकते कि भाई वो आपके ध्यान रखेगा, आपका केयर करेगा। रेमेडीज होने में टाइम लगता है और रेमेडीज हो रही हैं। और मेरा मानना है कि थोड़ा सा मतलब वक्त लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे रोजगार बढ़ता चला जाएगा, स्टेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला जाएगा, जब नए अवसर बढ़ते चले जाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली वॉश आउट हो जाएगा। और अभी एक चीज और देखिए, हम लोग कहते हैं, आपने भी देखा होगा, एक बचपन में आपने भी सुनी होगी कहावत कि दिया जलने से, बुझने से पहले फड़फड़ाता है। कहीं ना कहीं मैं मान रहा हूं कि आतंकवाद की स्थिति वो है। बस उसको जो बुझ रहा है उसको बुझने देना चाहिए। उसको वहां पे थोड़ा सा कहीं भी कोई ऐसा चीज नहीं होनी चाहिए कि उसको दोबारा से उछलने का अवसर मिले। कहीं ना कहीं दो चीजों पर मैं कहना चाहूंगा, जो केंद्र सरकार मतलब केंद्र सरकार की जो इसमें थोड़ी सी एक लापरवाही हो गई है, वो हो गई है कि जब डीलिमिटेशन की बात हुई, तो डीलिमिटेशन क्यों हो रहा है, वो पहले आम नागरिक जो कश्मीर का है उसको विश्वास में नहीं लिया गया, उसको पहले समझाया नहीं गया। एकदम से डीलिमिटेशन की बात आ गई तो कहीं ना कहीं ये भड़काने का एक अवसर मिल गया है उधर कश्मीर घाटी में कि भाई आपका हक छीना जा रहा है। फिर से वही बात हो रही है कि आपका हक छीना जा रहा है, आपका हक छीनकर जम्मू को दे दिया जा रहा है। तो ये जो मिसकम्युनिकेशन है, थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान रखना होगा। स्थानीय स्तर पे जो भाजपा के नेता हैं या अन्य भी जो नेता हैं, देखिए मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन अभी काकसर ने भी कहा, आपने खुद कहा कि कुछ एक पॉलिटिकल वर्ग ऐसा था जो जिसने सिर्फ और सिर्फ भड़काने का काम किया है, अपनी झोलियां भर करके, और स्थानीय स्तर पर भड़काने का काम किया है, और वो आज भी कर रहा है। आज भी आप उनके भाषण देखें तो वही है। तो वो लोग जो जहर उगल रहे हैं अभी भी, उस जहर की काट हाथ के हाथ होनी चाहिए, और वो काट है सिर्फ और सिर्फ आम आदमी तक। आप जो करना चाहते हैं वो कम्युनिकेशन पहुंचना।
अगर वो कम्युनिकेशन पहुंचेगा और आप समझा पाएंगे कि नहीं भाई ये चीज ऐसे नहीं ऐसे हो रही है और इसलिए हो रही है, ये रीजन है इसका, और इसका पर्टिकुलर किसी एक इलाके से या किसी एक समुदाय से संबंध नहीं है, इसका संबंध पूरे के पूरे स्टेट से है, पूरे स्टेट के डेवलपमेंट से है, और स्टेट आगे बढ़ेगा। आपने कभी पीओके में जो रह रहे हैं लोग, उनके कभी बयान सुने हैं आप? कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल हैं, पीओके से जुड़े हुए चैनल हैं, जिनको मैं देखता रहता हूँ, क्योंकि पत्रकार हुए हम लोग वॉच करते रहते हैं। उन पे कभी आप उनके बयान सुने तो भारत का जो कश्मीर है, भारत के पास जो कश्मीर है हिस्सा जो है, उसको लेकर के उनके बयान बहुत अच्छे हैं। वो लोग मतलब एक आइडियल की तरह देखते हैं हम लोगों को, और हम लोग अपने को मान रहे हैं कि भाई हम मतलब आम कश्मीरी में, हमसे मतलब मेरा आम कश्मीरी से है, आम कश्मीरी को भड़काया जा रहा है कि नहीं आप तो बहुत खराब है, आपको अलग हो जाना चाहिए। जबकि पाकिस्तान में रहने वाला, जो पाकिस्तान के कब्जे वाला जो कश्मीर है, उसके लोग जानते हैं कि भाई नहीं, भारत के पास जो कश्मीर है उसमें कितना अच्छा हो रहा है, कितनी चीजें हो रही हैं। तो ये चीज जो मिसकम्युनिकेशन है, ये मिसकम्युनिकेशन दूर करने की जरूरत है। और रही बात जो छोटी छोटी घटनाएं हो रही हैं, तो आप देख रहे होंगे कि हमारे सुरक्षा बल इस समय बहुत ज्यादा एक्टिव है। जो भी मतलब लगातार आतंकी पकड़े जा रहे हैं, अब बड़े पैमाने पर हथियार नहीं आ पा रहे हैं। आप देखें तो जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनमें छोटे छोटे पिस्टल और ये सब छोटे हथियार यूज हुए हैं, बड़ा हथियार नहीं आ पा रहा है आसानी से। बड़ा हथियार नहीं आ पा रहा है तो पुराने हथियार जो पड़े हुए हैं बस उन्हीं से काम चल पा रहा है, वो भी बार बार पकड़े जा रहे हैं। या फिर कोई घटना होती है तो उससे जुड़े हुए टेररिस्ट को 1 या 2 दिन में 3 दिन में न्यूट्रल कर दिया जाता है। तो वो चीजें, एक्टिवनेस जो है, इसने कहीं ना कहीं कर्व किया है, और अब आम युवा जो है वो बहुत ज्यादा नहीं सोच रहा है। नए प्रोजेक्ट्स जाते हैं, जब अब रेल जा रही है तो कश्मीरियों को भी दिख रहा है कि भाई आपका आवागमन कितना आसान हो गया है। अब घाटी तक रेल नीचे लास्ट तक पहुंच रही है तो उससे कितना आसान हो जाएगा। अभी जब जो लेह से जोड़ने वाला जो हाईवे है, जो अपनी टनल बन रही है, वो टनल कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में। और जब दोबारा से अब टूरिज्म लौटा है, आतंकवाद भारत अनुच्छेद 370 के बाद दोबारा से टूरिज्म दोबारा आया है। आप जिनकी बात कर रहे थे अभी शोपियां में चौधरी गुंड गांव की, अगर आपके याद हो तो चौधरी गुंड गांव में लास्ट जो कश्मीरी पंडित थी महिला डोली कुमारी, उन्होंने परसों पहले दिन अपना घर छोड़ा है, रविवार की शाम को शायद वो गई है, सॉरी रविवार कह रहा हूं मैं, शुक्रवार की शाम को उन्होंने अपना घर छोड़ा है। तो शुक्रवार की शाम को जब उन्होंने घर छोड़ा है तो उनके जो अपने पूरा का पूरा उनका सेब का गोदाम था, करीब 1000 पेटियां थी उनकी, वो अपने उनके पड़ोसी हैं गुलाम हुसैन, वो उनके हवाले करके आई है। ये आपसी कश्मीरियत है, ये आपसी विश्वास है। ये चीज वो दिखाती है कि अभी भी मतलब किस तरह से स्थानीय लेवल पे आपस में भाईचारा है, प्रेम है। कुछ लोगों की गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, कुछ लोग गड़बड़ कर रहे हैं तो उनकी वजह से सब लोगों में वो गड़बड़ हो गई है, ऐसा नहीं है। और चौधरी गुलाम हुसैन का जो बयान था उस समय, चौधरी गुलाम हुसैन का बयान ये था कि हम लोगों को मतलब वो 76 साल के हैं चौधरी गुलाम हुसैन। अब उन्होंने तो देखिए पूरा ही देखा होगा जो भी कश्मीर में अब तक हुआ है, सारी दौर से वो गुजरे हैं। तो उनका कहना ये था कि मेरे बच्चे और उनके बच्चे और हमारे रिश्तेदार, हम लोग अब समझ रहे हैं कि भाई मतलब इसका क्या नुकसान हो रहा है। क्योंकि अभी जब दोबारा से टूरिस्ट आना शुरू हुआ था हमारे यहाँ, तो हमें पता है कि हमारे पास पैसा आना शुरू हुआ था, आम आदमी के पास पैसा नहीं था। कश्मीर भाई कोई आतंकवाद के लिए पाकिस्तान पैसा देता है तो वो आम कश्मीरी को थोड़े देता है जाकर के, कि एक आम कश्मीरी को दे देता है कि भाई वो जाकर के उस अपना घर चला ले। उसका घर तो रोजगार से चलेगा, उसका घर जो उसको पैसा भाई टूरिज्म होगा या कोई उसका फल बिकेगा या उसके अखरोट बिकेंगे, बादाम बिकेंगे, उन्हीं से तो उसको पैसा मिलेगा। तो इन चीजों को देखना होगा और थोड़ा सा सब्र रखने की जरूरत है। मुझे लगता है कि 1 या 2 साल की जरूरत है। 3300 प्रोजेक्ट अभी पाइपलाइन में है, 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ऑलरेडी चालू हो चुके हैं, 56,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अभी प्रस्तावित है। मैं कह रहा हूँ 56,000 करोड़ रुपए में से अगर 1600 करोड़ या 2600 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी, आधे के प्रोजेक्ट भी अगर आ जाते हैं स्टेट में, तो आप सोचिए कि इन्वेस्टमेंट किस लेवल पे होगा और कहाँ डेवलपमेंट जाएगा। बस जरूरत वो मिसकम्युनिकेशन खत्म करने की है जो किया जा रहा है कि भाई आपके यहाँ से जमीनें खरीद बेच पे रोक हटा दी गई है, अब पूरा का पूरा दिल्ली या पूरा पंजाब या पूरा यूपी आकर यहाँ बैठ जाएगा और वो जमीनें खरीद लेगा। ये जो एक मिसकम्युनिकेशन फैलाया जा रहा है, इस मिसकम्युनिकेशन को दूर करने की, इस मिसकम्युनिकेशन ना हो, इसको इंश्योर करने की जरूरत गवर्नमेंट को है। और ये गवर्नमेंट के लेवल पे भी होगा और ये स्थानीय लोग जो समझ रहे हैं इस चीज को, जो समाज में जो बैठे हुए हैं, चाहे वो किसी भी समुदाय के हो, उनको भी देखना होगा।
उनको भी करना होगा कि ये चीज हो। 1984 में सिख दंगे जब हुए थे तो आपके याद हो बहुत सारी सिर्फ ये कहानियां नहीं है कि सिखों को जला दिया गया, बहुत सारी कहानियां ये भी हैं कि किस तरह सिखों को उन्हीं के पड़ोसियों ने, उन्हीं के हिंदू पड़ोसियों ने, उन्होंने सबने बचाया। तो वो जो बचाने वाली, और ये 1989 के कश्मीर पलायन में भी है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग जो थे वो सिर्फ कश्मीरी पंडितों की संपत्तियों पे कब्जा करने के चक्कर में थे या वो थे, बचाने वाले भी बहुत लोग थे। तो अच्छाई और बुराई सब जगह है, बस जरूरत यह है कि जो अच्छे लोग हैं उन अच्छे लोगों को अपने आस पड़ोस वालों को समझाने की कोशिश लगातार जारी रखनी होगी। बिल्कुल 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 सही कहा आपने कि अच्छाई और बुराई एक साथ चलती है और अच्छे लोगों को पहचानना बहुत आवश्यक है। तो शोनी जी, आपने दोनों वक्ताओं को बड़े विस्तृत तरीके से सुना और बड़ी विस्तृत व्याख्या उन्होंने कश्मीर की हालातों को लेकर की। अश्विनी जी क्योंकि युवा ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं उत्तर प्रदेश के, और वह ब्राह्मण समाज की नब्ज को भी जानते हैं, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या दृष्टिकोण रहता है, किस तरह से सोचते हैं। तो कश्मीरी पंडितों को लेकर क्योंकि देश में राजनीति बड़े व्यापक स्तर पर हमेशा होती रही है। पिछले दिनों कश्मीरी फाइल्स के नाम से कश्मीरी पंडितों की स्थिति पर एक पिक्चर भी बनी, और कश्मीरी पंडितों की जो वर्तमान की स्थिति है आपके अनुसार, जैसे हमारे दोनों पूर्व वक्ताओं ने बताया कि कश्मीर बदल रहा है और कश्मीर के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी पैदा हो रही हैं, और लेकिन उसके बावजूद भी कुछ वर्ग ऐसा है जो कश्मीर में कहीं ना कहीं शांति चाहता है, और मिस कम्युनिकेशन जो कुलदीप जी ने कहा और बड़े दमदार तरीके से कम्युनिकेशन का जो वहाँ पे अभाव दिखाई देता है, वह कहीं ना कहीं आज भी वो विरोधाभास पैदा करता है कश्मीर के अंदर, जो कि उसकी शांति को कहीं ना कहीं व्यवधान डालता है। इसलिए कुछ घटनाएं बीच बीच समय पर ऐसी आती हैं जो कि हर आदमी को दुख भी देती हैं और पीड़ा पहुंचाती हैं। जैसे शोपिया का आपने उदाहरण दिया था कि पिछले दिनों कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, या टारगेट किलिंग के द्वारा कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया गया। इसके बावजूद भी वहाँ पे जो विकास की जो तरीके हैं, विकास के जो कार्य हैं, वह सरकार अपने माध्यम से करने की कोशिश में है। जैसे कुलदीप जी ने आंकड़ों से बताया किस तरह से वहाँ पे निवेश आ रहा है। तो क्या इससे तस्वीर बदलती दिखाई देती है कश्मीर की? आपको क्या लगता है कि कश्मीर का जो भविष्य है वह, वहाँ के युवाओं का जो भविष्य है वह सुनहरा दिखाई देता है, उसमें बहुत सारी अवसर दिखाई देते हैं? और हमने हाल में देखा कुछ समय से आईपीएल के अंदर भी कश्मीर के जो प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं उन्हें भी आईपीएल में अवसर मिलने लगा है और वह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं, कश्मीर के अंदर भी प्रतिभा है, वहाँ के युवाओं में काफी प्रतिभा है, टैलेंट है, जो कि समय आने पर, मौका मिलने पर अपना प्रदर्शन भी राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं। तो आपकी नजर में ऐसी क्या और यहाँ पे योजनाएं आनी चाहिए, क्या और अवसर वहाँ के युवाओं को मिलने चाहिए जिससे वहाँ पे युवाओं को अच्छे मौके मिले अपनी प्रतिभा दिखाने का, या और ऐसा क्या कुछ माध्यम आप मानते हैं कि वहाँ की जो शांति है वो और ज्यादा मजबूत हो? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? धन्यवाद प्रशांत भाई। सबसे पहले तो मैं संवाद इंडिया चैनल के माध्यम से आपने ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर आज बहस कराई है, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ। आपके समस्त श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ, और मेरे सहयोगी वरिष्ठ पैनलिस्ट को भी मैं सादर प्रणाम करता हूँ। शान जी, पिछले समय एक कश्मीर को लेके एक फिल्म आई थी, द कश्मीर फाइल्स। मैंने भी उस पिक्चर को देखा था और वास्तव में वो पिक्चर देख के बड़ी वेदना हुई, बड़ी पीड़ा हुई कि जो पूर्ववर्ती सरकारें रही या वर्तमान सरकार हैं, उनकी मंशा क्या वास्तव में जो अपने वह कश्मीर में मारे गए हिंदू भाई और साथ में जो ज़्यादातर ब्राह्मण अपने मारे गए, उनको लेके बहुत पारदर्शिता नहीं रही। मुझे लगता है कि द कश्मीर फाइल जो बनी, उस पिक्चर का जो प्रमोशन हुआ, उस पिक्चर के माध्यम से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे पैसे बटोरे, केवल कश्मीरी पंडितों के नाम पर एक राजनीतिक स्टंट, मैं तो कहूँगा भला कश्मीरी पंडितों का होता दिखाई नहीं दिया मुझे। पारदर्शिता तब होती जब हम इतने सालों से जो काम कर रहे हैं, वह कितने पुनर्वास हुए, कितने कश्मीरी पंडितों को इन्होंने वहाँ बसाया। ये अच्छी बात है। अभी पवार साहब और काक साहब ने बहुत सारी चीज़ें बताई कि एक लंबा समय लगता है सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करने में, लेकिन मेरा ये मानना है कि वहाँ जितने कश्मीरी पंडित आज भी पलायन कर रहे हैं वह बहुत पीड़ादायक है। और सरकार, आपके चैनल के माध्यम से मैं
सरकार से और जितने भी बौद्धिक स्तर पर काम कर रहे हैं, कश्मीर पर काम करने वाले लोगों से मैं उन्हें अपना मतलब निवेदन करूंगा कि वास्तव में कश्मीरी पंडित जो वहाँ आज भी देश में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं, उन्हें बसाने की बात हो। इस तरह की जो चर्चाएं होती हैं, चर्चाएं तो बहुत हुई कि भाई कश्मीरियों का ये भला होगा, वो भला होगा, लेकिन वास्तव में भला नहीं हो पा रहा। निरंतर कहीं ना कहीं उनकी वेदना, उनकी पीड़ा कहीं भी कम होती दिखाई नहीं दे रही। और जो एक द कश्मीर फाइल पिक्चर मैंने देखी थी, और वास्तव में इतनी मतलब वेदना हुई इस पिक्चर को देख के, देखा कि मानवता बहुत शर्मसार हुई। और ये कह देना कि वह इंसानियत बाकी है, उस पिक्चर को देख के नहीं लगता कि वह इंसानियत बाकी है, अच्छे लोग बाकी हैं। चंद लोग रहे होंगे वे आतंकवादी, लेकिन उनके सहयोगी जो रहे, हम पिक्चर बना रहे हैं, दिखा रहे हैं, कहीं ना कहीं वे भी पूरे संलिप्त दिखाई दिए उन पूरे प्रकरणों में। ये जरूर कहूँगा कि कश्मीर एक बड़ी ज्ञान की घाटी रही है, और वहाँ से बहुत सारे बौद्धिक स्तर के लोग निकले हैं। तो मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि भाई ये जिस तरह की वहाँ आज की डेट में वातावरण चल रहा है, हमारे कश्मीरी भाई वहाँ से निकल रहे हैं, तो ये कब बंद होगा ये नहीं पता। पर सरकार इस पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने कड़े मतलब नियम बना के वहाँ हमारे कश्मीरी भाइयों को, कश्मीरी ब्राह्मणों को पुनः करे। तो मेरा तो यही कहना है। जी, आपने अपनी जो पीड़ा, जो आपका अनुभव है, जो आप महसूस करते हैं, वो आपने व्यक्त किया। तो इसी कड़ी में मैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, और संक्षेप में कुलदीप जी से पहले टिप्पणी लेता हूँ। कुलदीप जी इशारा करते हैं। कुलदीप जी, संक्षेप में मैं टिप्पणी चाहूंगा आपकी, आप क्या सोचते हो? जैसे मैं क्वेश्चन जोड़ता हूँ, जैसा आपने उदाहरण दिया था कि जो हिंदू महिला निकली है वहाँ से, अपना उन्होंने दूसरी जगह शिफ्ट हुई है, मुस्लिम परिवार को देखे गई हैं, जो अपने से उनके जो पेटियां थी वहाँ पे। तो ऐसे अनेक उदाहरण बीच बीच में आते रहे हैं कि एक हिंदू महिला वहाँ प्रधान चुनी गई, अकेला परिवार था हिंदू का और सारे मुस्लिम थे उस गाँव के अंदर, उन्होंने उस हिंदू महिला को प्रधान चुना अपना। तो ऐसे वाक्य दिखाते भी है कि वहाँ पे जो कश्मीरियत है वो आज भी जिंदा है और लोग जुड़ाव भी हैं। लेकिन उसके बाद भी जो घटनाएं घटती हैं, जैसे एक माहौल बनता है कि भी ऐसा घटना, जो पीड़ा पहुंचाई जा रही है, ये सब जो मतलब माहौल जो बना हुआ है, ये क्या है इस हिसाब से? मैं दरअसल आपकी बात का जवाब दूंगा, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहूंगा। अभी जो मैंने बात कही थी कि भाई रोजगार बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली ये सारी चीजें कम होंगी। एक फैक्ट की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। कश्मीर, कभी आपने हमारा इंडिया का मैप अगर ध्यान से देखा हो, पड़ोसी देश कौन कौन से संपर्क में आते हैं, अगर आपने ध्यान दिया हो तो जो चोटी हमारी है मैप के ऊपर कॉर्नर पे, कश्मीर का जो हिस्सा पीओके और अक्साई चीन का जो हिस्सा, अक्साई चीन छोड़ दीजिए, पीओके का जो हिस्सा हम लोग खो चुके हैं, वो अगर आपने कभी ध्यान दिया हो तो उसके जस्ट पार आपने देखा है कौन सा देश है? देखिए, अगर आप मैप पे जाना चाहते हैं कुलदीप जी, तो मैं कई चीजें कहूंगा, वो आप शायद वो डिबेट बहुत लंबी हो जाएगी। नहीं, अक्सर मैं सिर्फ एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। नहीं, देखिए, उसमें अफगानिस्तान आता है, उसमें रशिया आता है, उसमें चाइना आता है, उसमें पाकिस्तान आता है, और 5 देशों का वहां पे ये है। 5 देश वही चीज लगते हैं। वहां हम लोग तजाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं। कजाकिस्तान डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है। कजाकिस्तान जो था, सिल्क रूट बीच में है, सिल्क रूट का पार्ट था। नहीं, जो अक्साई चीन क्योंकि आपने अलग कर दिया, इसलिए अक्साई चीन तो अलग हो गया सर, अक्साई चीन तो अलग हो गया। तजाकिस्तान वाले एरिया में हम जाए, तजाकिस्तान वाले एरिया में हम जाए, अगर इधर जाए पीओके की तरफ, तो अक्साई चीन, गिलगित बाल्टिस्तान वगैरह जो था, वो अगर उसको पार्ट करेंगे तो तजाकिस्तान हम लोगों का से जुड़ा हुआ था, और वो सिल्क रूट का पार्ट था, जो हम लोग पौराणिक सिल्क रूट, प्राचीन सिल्क रूट की बात करते हैं, जो असली बिजनेस का रूट था। और इंडिया में मैक्सिमम बिजनेस, बहुत बड़े पैमाने पे बिजनेस वहां से भी होता था, सिर्फ समुद्री यात्रा से नहीं था, वहां से भी बिजनेस होता था। सिल्क रूट बड़ा व्यापार का केंद्र था, बड़ा रूट था। उसी का एक रीजन था कि कश्मीर जो है, उसी का रीजन था कि कश्मीर जो है वो हमेशा से एक रिच स्टेट था, हमेशा से एक अच्छा रिच स्टेट था। वो रीजन सिर्फ यही है क्योंकि वो एक व्यापारिक मार्ग पे था। तो जो हमारे पास एक मौका था डायरेक्ट
जो आज हम घूम के जाते हैं बहुत लंबे समुद्री रास्ते से या बहुत लंबे एक हवाई यात्रा करके जाते हैं, वो एक रास्ता जो हमारे पास डायरेक्ट था यूरोप तक पहुंचने का, अपने बिजनेस को पहुंचाने का, एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जरिया जो इतना लंबा चौड़ा हमारे पास था, वो हमारे पास से छिन गया। ताजिकिस्तान होते हुए हम सीधे यूरोप पहुंच सकते थे बहुत जल्दी से और बहुत आसानी से, जो आज की तारीख में चाइना कर रहा है अपनी जो नई सड़क जो बना रहा है वो BRI करके। तो उसका नुकसान हमें ये हुआ कि हमारा कश्मीर के पास से जो अगर एक वो रास्ता अगर खुला रहता, कश्मीर में रेगुलरली रोजगार रहता, तो ऑटोमेटिकली वहां पे रोजगार की वजह से दूसरी चीजों की तरफ ध्यान देने का मौका कम होता। अगर आपके याद मैं मतलब अश्वनी भाई भी हैं, काक सर भी मेरठ में रहे हैं, मेरठ लंबे टाइम तक। अभी तो मुझे नहीं पता काक सर आजकल कहाँ है, मेरे टाइम में मेरठ में थे जब मैं एजुकेशन देख रहा था। और अब प्रशांत भाई आप भी मेरठ में ही हैं, मैं भी मेरठ में भाई 30 साल तो हो ही गए हैं। मेरठ किस चीज के लिए फेमस था 1990 तक, 95 तक, आप बताइए। हस्तिनापुर वगैरह को छोड़ दीजिए, लेकिन मेरठ का जो एक बहुत बड़ा बदनुमा दाग था 94 95 तक, वो था दंगा नगरी। दंगे होते थे, कम्युनल राइट्स, दंगा नगरी। और वो दंगे कब बंद हुए? वो दंगे कब बंद हुए? वो दंगे बंद हुए जब जिस समुदाय को भड़का करके दंगा करा दिया जाता था उसके पास रोजगार आ गया। उसके जो वो भड़काने वाले नेता थे, उन्होंने तथाकथित फूड प्रोसेसिंग सेंटर खोल लिया हापुड़ रोड पर। वो क्या फूड प्रोसेस होता है आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन वो तथाकथित फूड प्रोसेसिंग सेंटर जब खुल गए, उनका रोजगार जुड़ गया। उनका वो रोजगार, वो फूड प्रोसेसिंग सेंटर, एक भी दिन दंगा होगा बंद तो वो अगर वो बंद होगा फूड प्रोसेसिंग सेंटर, तो उनको करोड़ों रुपए का, लाखों रुपए का नुकसान रोजाना का होता है। जब वो चीज रोजगार से जुड़ गई तो वो दंगा बंद हो गया। अब दंगा होता है छोटा मोटा, एक मोहल्ले में, एक इलाके में होता है, वो कितनी देर के लिए, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे रहता है, उसके बाद शांति हो जाती है। व्यापारिक हित प्रभावित होने लगे। व्यापारिक हित, यही चीज मैं कहना चाहता हूं कि अगर वो चीज उस समय, अगर वो रोजगार का जरिया नहीं कटता कश्मीर से, एक आम कश्मीरी, चाहे वो कोई किसी भी वर्ग का हो, चाहे वो पंडित समुदाय हो, चाहे वो बकरवाल हो, चाहे कोई भी समुदाय हो, कश्मीर के अंदर रहने वाला डोगरा हो, कोई भी समुदाय हो, अगर उसके पास वो रोजगार का एक रास्ता खुला रहता, वो चीजें, भाई कोई भी आना जाना होता, आवागमन होता, वो कश्मीर के जरिए होता, तो जाहिर बात है कि कश्मीर की समृद्धि रहती, कश्मीर के पास रोजगार रहता। तो उसके पास सोचने का मौका ही नहीं होता कि शेख अब्दुल्ला क्या कह रहे हैं, या उसके बाद में पाकिस्तान से आके कोई क्या कह रहा है। पाकिस्तान के पैसे की उसको जरूरत नहीं होती। जब वो सारी चीजों की जरूरत ही नहीं होती, मेरे पास मेरे रोजाना मेरी झोली में मेरे पेट भरने लायक, रोजी रोटी लायक मेरे पास पैसा आ जा रहा है, मेरा अच्छा जीवन यापन लायक पैसा आ जा रहा है, तो मैं क्यों फालतू में जाऊंगा कि भाई मुझे उसे मारना है या उसे मारना है। वही चीज सेम जो मैंने पहले कही थी, वही चीज मैं अब देख रहा हूं कि अब जो मैंने बात कही थी कि रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं, रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं, तो इसलिए ये चीजें शांत होने का एक राह खुल रही है, ये चीजें शांत होने के लिए दिखाई दे रही है। रही बात, देखिए मैं फिर ये कह रहा हूं कि जो टारगेट किलिंग हो रही है, जी सर, कुलदीप जी क्षमा करिएगा, जितनी खुशहाली, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितनी खुशहाली कश्मीर में आम लोगों में थी, स्पेशली मुस्लिम्स में, उतनी भारतवर्ष में कहीं और नहीं थी। अगर आप पर कैपिटा इनकम देखोगे, चाहे वो बाग के कारण से हो, चाहे वो पश्मीना और उसके कारण से, हैंडीक्राफ्ट्स के कारण से हो, चाहे वुडवर्क के कारण से हो, चाहे और किसी कारण से हो, जो वहां से व्यापार जाता था और जितनी भी फल और उसकी विक्रय होता था, चाहे हिंदुस्तान में आता था, चाहे एक्सपोर्ट होता था, उसका सबसे ज्यादा पैसा वहां के मुसलमानों को मिलता था। और उसके अलावा आप ये जान लीजिए कि आप कहीं पर भी भारतवर्ष में गरीब लोगों को देखेंगे जो कि सड़क पे भीख मांगते हुए मिलेंगे, मगर आपको कश्मीर में कोई ऐसा आदमी नहीं मिलेगा। जहां तक पढ़ाई लिखाई का सवाल है, जिस तरीके से पढ़ाई लिखाई कश्मीरी पंडितों में था, 100% एजुकेटेड, चाहे पुरुष हो या नारी हो, मगर वही आहिस्ता आहिस्ता मुस्लिम्स में भी आ गया था। और उसी चीज को बढ़ावा देके वहां पे जो एजुकेशन था उसको हाईजैक कर लिया गया, और उस हाईजैक एजुकेशन के कारण से माइंडसेट को चेंज किया गया। उस कारण से
वो जो शिक्षा में ये लाया गया वो सबसे बड़ा घातक साबित हुआ। तीसरी बात कि 1984 से 89 तक जो आपने कहा को हालात बदले, मगर पलायन कश्मीरियों का, कश्मीरी पंडित का 1991 में हुआ। हाँ, 89 से 91 के बीच। हाँ जी, 89 से 91 के बीच। 1989 से 1991 में जो हालात बिगड़े वो इसलिए बिगड़े क्योंकि सेंटर में बहुत ही डामाडोल सरकार थी। उसमें वीपी सिंह साहब की सरकार थी जो कि बिल्कुल ही ये हो गई थी, विक्षिप्त हो गई थी, और उस कारण से उनकी नीतियां जो है पूरी ये थी। तो सेंटर भी ठीक से ये नहीं कर सकता था, और साथ में कश्मीर में भी जो सरकार थी फारूक अब्दुल्ला की, वो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसको प्रमोट करने में और उसको ये करने में। इस पे बहुत लंबी चर्चा हो सकती है, मैं क्योंकि इसका भोगी हूँ तो मैं कई चीजें बता सकता हूँ, मगर मेरा ये अभी मानना है कि अगर कश्मीर को या कश्मीर में आतंकवाद को मिटाना है, आपने अच्छा ये दिया, कंटेक्स्ट दिया कि आप पंजाब में जैसे हुआ, पंजाब में तब हुआ जब वहां पे इस चीज की, देखिए आतंक जो होता है वो दिमाग से चालू होता है, वो पैसे से नहीं होता, वो इससे नहीं होता। उसमें एक आदमी अगर उसका ये बदल दिया जाए, माइंडसेट बदल दिया जाए, जैसे अभी केरला में हो रहा है, केरल में हो रहा है, या तमिलनाडु में हो रहा है, या आंध्रा में हो रहा है, या उसमें हो रहा है, तो उसमें सबसे बड़ी चीज होती है कैसे आप इंडोक्ट्रिनेशन करते हैं, कैसे आप एक लोगों का माइंडसेट चेंज करते हैं। और वो इंडोक्ट्रिनेशन को अगर आप रिवर्स नहीं कर पाए, अगर उस नैरेटिव को आप काउंटर नहीं कर पाए, अगर उस नैरेटिव के जगह आप एक प्रॉपर नैरेटिव नहीं बना पाए, तो आप आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर सकते। और कश्मीर में ये अनफॉर्चुनेट है, जो भी वहां पे आपने जितना भी ये किया, उसमें सबसे बड़ा योगदान पाकिस्तान का है। पाकिस्तान हमेशा चाहता है, मैंने अपने वक्तव्य में सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल माना है पाकिस्तान को, और मैं अभी भी कहता हूं कि अगर अभी भी पाकिस्तान उसमें से अपना हाथ हटा दे तो कल वहां का आतंकवाद खत्म हो जाएगा, सामान्य स्थिति हो जाएगी। पाकिस्तान ने कभी वहां पर पैसा नहीं दिया, सबसे बड़ी बात यह है। हिंदुस्तान का पैसा लगा, हिंदुस्तान का रुपया गया, पाकिस्तान ने वहां पैसा नहीं दिया। पाकिस्तान ने सिर्फ नैरेटिव बनाया, पाकिस्तान ने सिर्फ वहां पर माइंडसेट कंट्रोल किया, पाकिस्तान ने वहां पे सिर्फ एक ये बनाया, और उन्होंने कोई पैसा नहीं दिया। जो पाकिस्तान पैसा आया वहां पे, वो आया तो मिडिल ईस्ट से आया, जो पैसा आया वो इंडिया से आया, मगर पाकिस्तान ने खास कुछ वहां पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया आतंकवाद। हाँ, उन्होंने इन्वेस्ट किया इन टर्म्स ऑफ पीपल, इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, इन टर्म्स ऑफ वेपन्स, इन टर्म्स ऑफ गिविंग दैट नैरेटिव। और उस को अगर आप रिवर्स नहीं करेंगे, उस चीज को अगर आप एक्सपोज नहीं करेंगे, इसीलिए मैंने कहा एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी होना चाहिए, जिस कमीशन ऑफ इंक्वायरी के थ्रू आप ये दिखाएं कि कैसे क्या चीजें चल रही हैं। आप डोजियर्स भेजते हो पाकिस्तान को, क्या आपने डोजियर्स एक्सपोज किए कश्मीर में, जेएंडके में आपने उन डोजियर्स को एक्सपोज किया? क्या आपने उन लोगों को जिन्होंने आतंक को फैलावा दिया, चाहे वो मौलवी फारूक हो, चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, चाहे वो, मैं तो ओपनली कहूँगा, चाहे वो उमर अब्दुल्ला हो, चाहे वो हो, जिन लोगों ने आतंकवाद को बढ़ाया, जिन लोगों ने आतंकवाद को शाही दिया, आपने कहा 4 स्टेजेस हैं, मैं आपको बता सकता हूं कि 8 स्टेजेस हैं। 1947 से पहले 1935 से शुरू होता है, और 1947 में जो उसको डिले हुआ, वो डिले किन कारणों से हुआ वो दूसरी, मैं उसके सदर में नहीं जाऊंगा, मगर उसके बाद जिस तरीके से 71 में इंडिया को 93,000 लोग प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे, उस समय भी आपने उसको सेटल नहीं किया कि कश्मीर का ये सबसे बड़ा ट्रेजेडी है इस देश की, और कोई ऐसा मौका नहीं मिला आपको। और उसके बाद भी आपने जब 1989 में
नहीं सॉरी 1998 में जब करगिल वॉर हुआ, 99 में करगिल वॉर हुआ, उस समय भी जब आपने ये किया, उस समय भी आपने उसको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं की, उस समय भी उनके साथ आपने ये एग्रीमेंट नहीं किया। जो एग्रीमेंट आपने किया 1965 वॉर के बाद, उसमें अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट वन ऑफ द बेस्ट प्राइम मिनिस्टर्स लाल बहादुर शास्त्री जी, और उनको उसका इतना सदमा हुआ कि वो वहीं पर गुजर गए। उसमें क्या क्या हुआ वो दूसरी बात है। मैं कह रहा हूं जब तक आप क्लियर, जो नरसंहार हुआ कश्मीरी पंडित्स का, उसको आपने आज तक नहीं माना है कि वो नरसंहार है। आपने आज की गवर्नमेंट हो या पुरानी गवर्नमेंट हो, किसी ने नहीं माना है कि हाँ वो नरसंहार है। हमारे ये बता रहे थे कश्मीर फाइल्स उन्होंने देखा तो बहुत दहशत हुई। उन लोगों से पूछिए जिन, ये तो 700 में से उन्होंने 10 वाक़े दिखाए हैं, जो 700 लोगों ने उनको डिपॉजिट दिए, मतलब जो कथाएं बोली हैं, अगर वो सब दिखाएं तो पूरे 10 घंटे लगेंगे। और उनकी व्यथा सोचिए, उनकी व्यथा क्या हुई होगी जब एक औरत को सिर्फ चीर दिया गया होगा आरी से। वो पिक्चर हिंदुस्तान में नहीं शुरू दिखाई गई, वो दिखाई गई अमेरिका में, और अमेरिका में उसको प्रमोट किया गया, वो हिंदुस्तान में प्रमोट नहीं हुई। जी, वास्तव में कश्मीर को लेकर बहुत सारे, क्षमा करिएगा नहीं, आपको इसलिए आज इस चर्चा में हमने शामिल किया क्योंकि आप तो कश्मीर से सीधे जुड़े हुए हैं, और कश्मीर की जो भावना है, कश्मीरी लोगों की जो भावना है, वो आपको मतलब आप सीधे उससे जुड़े हो, क्योंकि आप खुद वहां से बिलोंग करते हैं, वहां से जुड़े हुए हैं। इसलिए आपकी आज जो चर्चा में आपकी सहभागिता हमारे मंच पर जो कश्मीर को चर्चा हुई है, वो बहुत ही विस्तृत। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो अभी 1991 से 2000 तक कश्मीर में हुआ, ये समझ जाइए कि वो हिंदुस्तान में जगह जगह पे हो रहा है जी। और अगर हम इस चीज को वहां पे खत्म नहीं कर पाए, अगर इस चीज को हम अपफ्रंट इसको टक्कर नहीं दे पाए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा इस देश का ये बचाने के लिए। ये एक मामूली चीज नहीं है जो पीएफआई का निकला है और जो बाकी चीजों का निकल रहा है, भी कॉम्बिटोर में हुआ है, जो कई चीजें हो रही हैं, वेस्ट बंगाल में हो रहा है या उधर हो रहा है, वो बहुत भयानक है, व्यापक है, और इसको सिर्फ कश्मीर तक जोड़ने से काम नहीं चलेगा। इसको एक पूरे देश में देखना चाहिए, और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो हिंदुत्व के खिलाफ बोला जा रहा है, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे यूरोप हो, उसको भी उसमें शामिल करना होगा। क्षमा चाहूंगा। अरे नहीं सर, आपने बिल्कुल सही बात कही है, और ये रियल में मतलब जरूरी है। और जो कश्मीर का विषय है, निश्चित रूप से ये एक दो घंटे का विषय नहीं है, बड़ा लंबा, इस पे बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चर्चाएं हैं, और कुछ हमारी समय की बाध्यता है। लेकिन उसके बावजूद भी आप लोगों ने जिस तरह से विषय को रखा, विश्लेषण किया, और उसके जो इतिहास है या वर्तमान की चुनौतियां हैं, वो आपने बड़ी बहुत अच्छी तरह से रखी। और कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर मैं अश्विनी कौशिक के पास आता हूँ। और अश्विनी कौशिक जी, जैसा आपने सुना कि काक साहब ने किस तरह से बताया कि वहाँ का जो दर्द है, किस तरह से उन्होंने बयां किया, किस तरह से वहाँ पे चीजें लोगों ने झेली हैं, जो अपॉर्चुनिटी है वह कश्मीर को बदलने में सक्षम है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में, जिस तरह से वर्तमान की चुनौती कश्मीर को लेकर है? निश्चित रूप से समय लगता है, जहां से लगता है कि वो उन घटनाओं ने कश्मीर में कहीं ना कहीं चीजों को बनाया भी है, बिगाड़ा भी है। जैसे 89 का एग्जाम्पल उदाहरण बार बार आता है सामने, जब कश्मीरी पंडितों का बड़े स्तर पर पलायन वहां से हुआ और नरसंहार की संज्ञा दी काक साहब ने। तो वास्तव में ये घटनाएं बड़ी दुख तो देने वाली, हर भारतीय के मन में आज भी वो पीड़ा है कि जिस तरह से कश्मीर में घटनाएं घटी। वर्तमान की चुनौती को आप किस तरह से देखते हैं? कश्मीर में किस तरह की अपॉर्चुनिटी पैदा करनी चाहिए वहाँ के युवाओं के लिए, वहाँ के लोगों के लिए? सरकार हो और ऐसा क्या कार्य करे कि कश्मीरी पंडित या कश्मीर के निवासी हैं उनमें विश्वास पैदा हो? आप क्या सोचते हैं अश्विनी कौशिक जी इस बारे में? उनको आवाज नहीं जा रही है प्रशांत जी। शांत भाई, आवाज नहीं आ रही मुझे। कुलदीप, जैसे आपने काक साहब को सुना, अश्विनी जी को भी सुना, और मतलब जो अंतिम विश्लेषण है आपका कार्यक्रम में, वो आप किस तरह से उसे कहना चाहेंगे? जैसे 89 का एग्जाम्पल बार बार आता है, उस समय जो घटनाएं घटी वो वाकई में हर भारतीय के दिल में आज भी दर्द कहीं ना कहीं वो उकेड़ देती है जब भी बात होती है, चर्चा होती है। और कश्मीर की चर्चा हम किसी भी मंच पे करें, किसी फोरम पे करें, वो एक्चुअल में इतनी बड़ी गंभीर चर्चा है कि समय कम पड़ता दिखाई देता है।
तो आपका अंतिम उसमें संक्षेप में क्या टिप्पणी करेंगे कि किस तरह कश्मीर में क्या अपॉर्चुनिटी और पैदा करनी चाहिए, कश्मीर के जो टैलेंट है, जो प्रतिभा है, उसको निखारने के लिए और कश्मीर के लोगों को विश्वास देने के लिए? जो नहीं आज भी देखिए, जम्मू में कई ऐसे शरणार्थी शिविर हैं, दिल्ली में भी हैं, जो कश्मीरी पंडित कश्मीर में जाने का सपना देखते हैं, बुनते हैं अपना सपना। तो क्या आप क्या सोचते हैं इस बारे में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए काक सर ने जैसे अभी कहा, विश्लेषण किया, बहुत अच्छा, मतलब बहुत कई सारी मतलब चीजें हम लोगों को उसमें भी समझने के लिए मौका मिला, हमें भी अपना नैरेटिव बदलने के लिए चीजें दिखाई दी। पहला तो जरूरी वही है जो मैंने कहा कि आपस का कम्युनिकेशन मुझे लगता है कि और ज्यादा अच्छा होना चाहिए। जनता और प्रशासन के बीच का कम्युनिकेशन और ज्यादा अच्छा होना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, जब तक वो मैसेज कश्मीर में एक एक आदमी के पास नहीं होगा, हर समुदाय के आदमी के पास नहीं होगा, तब तक चीजें बदलने में वक्त और ज्यादा लगेगा। दूसरा, जो एक पॉलिटिकल हर चीज को बनाया जा रहा है, हर चीज को एक पॉलिटिकल बनाने की कोशिश हो रही है, हर कदम को वहां पर पॉलिटिकल बनाने की कोशिश की जा रही है, उसका उपाय तलाशना होगा। और कहीं ना कहीं बैठ करके, अगर मैं अभी भी फिर से कहूंगा कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी पर आक्षेप नहीं लगाना चाहता हूं, चाहे वो कश्मीर की लोकल पॉलिटिकल पार्टी हो या हमारी नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हो, लेकिन एक चीज समझनी होगी पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप तात्कालिक राजनीतिक फायदे के लिए चीजों को बढ़ावा मत दीजिए। जैसे अभी आपने देखा होगा, गुलाम नबी आजाद जी ने अलग पार्टी बनाई है, तो उनका पहला एजेंडा में सबसे पहला था कि हम अनुच्छेद 370 वापस लाएंगे, हम धारा 35 वापस लाएंगे। तो ये आप तात्कालिक फायदे के लिए जो एक चीजों को कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं ये मैसेज दे रहे हैं कि भाई वो चीज थी तो इसीलिए हम थे, और वो चीज नहीं है तो अब हम खत्म हो गए। ये चीज कहीं ना कहीं नुकसान दे रही है, ये चीज आगे भी नुकसान देंगी और ये अलगाववाद को मिटाने में मुश्किल पैदा करेंगी। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज को समझना होगा, हमारे राजनेताओं को समझना होगा। दूसरा, हमारी सरकार को, जो हमारा इस समय प्रशासन है, केंद्र शासित प्रशासन है, उनको भी समझना होगा कि लोकतंत्र जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोकतंत्र की तरह ही चले तो ज्यादा अच्छा रहता है। अभी एक भड़काने का मौका ये मिल रहा है कि सब कुछ केंद्र से गवर्न करने की कोशिश हो रही है, इसलिए आपको कुछ नहीं मिलेगा, स्थानीय स्तर पे आपके अधिकार छीने जाएंगे, वो जाएंगे। वो जो एक नैरेटिव बनाने की कोशिश चल रही है, उस नैरेटिव को हटाने के लिए हमें वहां पे लोकतांत्रिक सरकार, चुनी हुई निर्वाचित सरकार वापस लाने की कोशिश करनी होगी, जो डिलिमिटेशन के बाद अब आसान भी हो गया है और एक तरीके से पारदर्शी भी हो गया है। मेरे ख्याल से अब दोनों तरफ बराबर पलड़े में वजन है कि दोनों तरफ के बराबर सदस्य रहेंगे, सब कुछ रहेगा। अगर हम ये बात करते हैं कि जम्मू बनाम कश्मीर, ये जो जम्मू बनाम कश्मीर बनाने की बात कोशिश हो रही है, इससे बचना होगा। जम्मू भी कश्मीर का हिस्सा है और कश्मीर भी जम्मू का हिस्सा है, जम्मू एंड कश्मीर ही है, जम्मू या कश्मीर अकेले कुछ नहीं है। ये चीज हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को समझनी होगी और इसको आम लोगों के मन में किसी ना किसी तरह से ये भावना सुनिश्चित करनी होगी कि भैया आप ये नैरेटिव मत बनाइए कि जम्मू की वजह से कश्मीर को नेगलेक्ट किया जाएगा या कश्मीर की वजह से जम्मू को नेगलेक्ट किया जाएगा। जब ये चीजें हो जाएंगी, तीसरी बात आती है जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं। देखिए, अभी गवर्नमेंट के पास में 6,000 करीब 6,000 कश्मीरी पंडितों की आवेदन विचाराधीन है, जो जिनको नौकरियां दी गई थी तात्कालिक, वो जो स्पेशल स्कीम के तहत नौकरियां दी गई थी, कश्मीर वैली में जगह जगह सेटल किया गया था, जो शोपिया में भी था या दूसरे भी हिस्सों में है, उनके सभी के आवेदन लंबित है कि हमें वहां से जम्मू में वापस, आप जम्मू संभाग में आप शिफ्ट कीजिए। तो कहीं ना कहीं उनको सुरक्षा की भावना कैसे जगे, क्योंकि ट्रांसफर लेकर के इधर ट्रांसफर कर देना कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। वो सुरक्षा कैसे जगे, वो सुरक्षा की भावना कैसे जगे, ये कोशिश करनी होगी। और ये कोशिश तभी होगी जब एक आम जो कश्मीरी नागरिक है, वो जो समझ भी रहा है इस चीज को, जो समझ भी रहा है इस चीज को कि 30 साल जो अलगाववाद, आतंकवाद के दौर में गए हैं, उस 30 साल में जिस तरह से टूरिज्म और बाकी चीजें प्रभावित हुई हैं, आप ये मान के चलिए कि बड़े पैमाने पे सब कुछ प्रभावित हुआ है। तो वो जो प्रभावित हुआ है उसको स्थानीय लोग समझ भी रहे हैं, लेकिन वो खाली समझने से काम नहीं चलेगा, उनको ये सुनिश्चित भी करना होगा अपने आसपास कि भाई आप शांति कैसे बनाई जाए। ये हमारे एक गांव से ही शुरू हो, अपने गांव से शुरू हो
कि अगर हम अपने घर में अपने गांव को एक पूरा घर मान के उसमें शांति बना लेते हैं तो आगे हम शांति बना ले जाएंगे, फिर धीरे धीरे वो फैलेगी ना आगे। तो वो चीज कहीं ना कहीं करनी होगी। और ये खाली देखिए सरकारी कार्रवाइयों से कुछ नहीं होता है, सरकारी कार्रवाई कुछ नहीं कर पाएगी खाली। आप हमेशा संगीनों के साए में नहीं रह सकते, हर चीज को संगीनों के साए में नहीं रख सकते। तो चीजें तो खुलेंगी और खोलनी भी होंगी और खुल भी रही हैं, लेकिन वो चीजें खुली रहे। मैं आज गुलमर्ग घूमने जाना चाहता हूं तो मैं बिना किसी चिंता के मैं ये सोचूं यार मैं गुलमर्ग घूमने जाऊं, मैं अपने परिवार को लेकर जाऊं या अकेला चला जाऊं, तो वो चीजें समझनी होगी। मैं आपको एक वाक्य एक एग्जांपल बता रहा हूं। मेरे साले साहब हैं, वो 3 साल से लगातार 3 साल अमरनाथ की यात्रा पर गए थे कोरोना से पहले। आखिरी साल वो साल था जब अमरनाथ यात्रा के दौरान बहुत बड़े पैमाने पे हिंसा फैल गई थी। आपके याद हो यात्रा के बीच में यात्रा शिविर पर हमला आपस में ही हो गया था और पूरा मतलब वहां पे बवाल हो गया था। तो उनको उस दौर की जो चीजें थी, उस दौर में जो परिस्थितियां बनी, उनका मन ऐसा खट्टा हुआ है कि उन्होंने अमरनाथ यात्रा पर जाना बंद कर दिया। क्या उसमें नुकसान मेरे साले साहब का कोई हुआ है? मुझे प्रभु का नाम लेना है, मैं घर बैठकर भी ले लूंगा। लेकिन उसमें नुकसान हुआ है एक जो आम आदमी, एक भारतवर्ष के दूसरे हिस्सों से आदमी वहां पर जाता है, पैसा खर्च करता है, वो पैसा स्थानीय लोगों की जेब में जाता है, स्थानीय लोगों का रोजगार आता है, फिर उसका एक मैसेज जाता है इंटरनेशनल लेवल तक कि भाई नहीं कश्मीर शांत है, तो इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आता है, वो भी पैसा खर्च करता है, वो डॉलर्स में पैसा लेके आता है, वो चीजें बदलती हैं। तो वो जो परिस्थितियां बदलने के लिए जरूरी है, वो ये चीज सबसे पहले ये चीज जरूरी है। ये चीजें जब स्थानीय स्तर पर हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली सब चीजें अपने आप सुधर जाएंगी। और रही बात कश्मीरी नागरिकों को की, कश्मीरी पंडितों की हुई, मैं देखिए जान हमेशा सभी को प्यारी है और मुझे अपनी जान पर खतरा दिखाई देगा तो जाहिर बात है मैं नहीं रहना चाहूंगा। लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि सुप्रीत कौर की भी हत्या हुई थी। सुप्रीत कौर जो थी पंजाबी प्रिंसिपल थी, उनकी भी हत्या हुई थी उस स्कूल में अभी 6 महीने पहले। लेकिन एक भी पंजाबी कम्युनिटी के किसी मेंबर ने छोड़कर घाटी छोड़कर जाने की बात नहीं कही है। किसी सिख समुदाय के आदमी ने घाटी नहीं छोड़ी है। आप समस्या से डटकर लड़कर सामने खड़े होकर ही जीत सकते हैं। हाँ, ये मैं देखिए यहां बैठकर भाषण देना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है, ये बात कहनी आसान हो जाती है, लेकिन शायद हो सकता है कि मैं भी उनकी जगह उनकी परिस्थिति में होता, कश्मीरी पंडितों की, मुझे भी अपनी जान पर खतरा दिखाई दे रहा होता, तो शायद मैं भी उनकी तरह सोच रहा होता। तो चीजें स्थानीय लेवल से ही सुधरनी है और स्थानीय लेवल से ही सुधर पाएंगी। कैसे सुधरेंगी उसके रास्ते हो सकते हैं, उसके रास्ते जो मैं बात कर रहा हूं या अक्सर कह रहे हैं हम लोग जो कह रहे हैं, ये चीजें सिर्फ संभावनाएं हैं कि इस तरह से हो सकता है, लेकिन करना सरकार के साथ मिलकर स्थानीय पब्लिक को ही पड़ेगा। और उस स्थानीय पब्लिक में सभी समुदाय आते हैं और सभी समुदायों को ये सोचना होगा कि किसी एक भी समुदाय के बिना कोई भी समुदाय पूरा नहीं है। चीता हम लोग वापस लाए हैं ना 70 साल बाद, इसलिए वापस नहीं लाए हैं कि हमें चीता दिखाना है अपने देश में, इसलिए भी वापस लाए हैं क्योंकि चीता जो है वो जो हमारा प्राकृतिक चक्र है, एक खाद्य श्रृंखला जो है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आपको वो चीजें समझनी होगी कि हर चीज अपनी जगह। देखिए पश्चिमी यूपी की बात करें, पश्चिमी यूपी में 2013 में दंगे हुए, जाट बनाम मुस्लिम बना दिया गया, दंगे हुए, लेकिन क्या उसकी वजह से मुस्लिम समुदाय की जो उपयोगिता थी गांव-गांव में वो खत्म हो गई? क्या अब किसी जाट समुदाय के लोग आदमी को अपने हल ठीक कराने के लिए, अपना टीलर ठीक कराने के लिए मुस्लिम समुदाय के व्यक्ति की जरूरत नहीं पड़ेगी? लोहारी का काम जब वो लोग करते हैं तो लोहारी का काम वही लोग करेंगे ना। तो जो चीज जिसकी उपयोगिता जिस तरह से है वो उसकी उपयोगिता रहेगी, और वो जब चीजें समझ में आ जाएंगी तो ऑटोमेटिकली चीजें सुधर जाएंगी। ठीक है कि उपयोगिता जो है एक दूसरे की वो समझनी पड़ेगी, और जो शांति का प्रयास है या अच्छा माहौल का जो प्रयास है वो शासन प्रशासन के साथ साथ जो समाज है वहाँ के जो बाशिंदे हैं, वहाँ के जो लोग हैं, उन्हें भी आपस में मिलजुल कर उस शांति व्यवस्था को बनाना पड़ेगा और एक दूसरे के प्रति सौहार्द आत्मीयता की भावना को उन्हें मजबूत करना होगा। जो कश्मीर का इतिहास कहता है, कश्मीरियत कहती है, और ऐसे बहुत सारे उदाहरण बीच बीच में आते भी रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम के बीच में जो सौहार्द के वहाँ पे जो बीच बीच में ऐसे कुछ समाचार आते हैं, वो ये बात पुख्ता भी करते हैं कि भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, जो वहाँ की कश्मीरियत है, उसके संस्कार है, उसकी संस्कृति है, वो आज भी लोगों के दिलों में जहन में बैठी हुई है। इसी वजह से कश्मीरी पंडित जो जैसे 89 का दौर था, उसके बावजूद भी आज भी कश्मीरी पंडित
कश्मीरी घाटी के अंदर हैं, सिख समुदाय भी कश्मीरी घाटी के अंदर रह रहा है आज भी, वो उसी का परिणाम है कि कहीं ना कहीं लोगों में एक जुड़ाव भी है आपस में। और जैसा कि काक साहब ने कहा कि व्हाइट पेपर जरूर लाना चाहिए सरकार को, कि इसमें पता चले कश्मीर के जो वर्तमान हालात हैं या पिछले जो हालात थे उसमें क्या परिवर्तन हुआ, या किस वजह से वह हालात पैदा हुए, किनका दोष था, किस राजनीतिक पार्टी या किस जो वहाँ के लोकल लीडरशिप थी उन्होंने किस तरह से अपनी भूमिका निभाई, कार्रवाई हुई है। लेकिन आज भी आवश्यकता है कि वहाँ कार्रवाई लगातार चलते रहें और कश्मीर के लोगों में वह विश्वास स्थापित हो कि वह अपने घरों पर पुनः वापिस जाएं, अपनी जड़ों पर वापिस जाएं। और कश्मीर का जो माहौल मैं प्रशांत सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा इस चीज में, जो काक सर ने कहा वो बहुत सही कहा है। वो आयोग, वो जांच आयोग या जो व्हाइट पेपर की बात हो रही है वो इसलिए भी जरूरी है, वो सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि स्थानीय स्तर पर हमें स्थानीय जनता को बताना है कि कौन दोषी है क्या है, वो इसलिए भी जरूरी है कि जो कश्मीर को लेकर के एक नैरेटिव इंटरनेशनल लेवल पे जबरन बना दिया गया है, दूसरे देशों के बीच में जो पाकिस्तान दुष्प्रचार करता रहता है, उस दुष्प्रचार की काट के लिए भी हमें जरूरी है कि पता लगे कि भाई असलियत क्या है, असलियत क्यों है, असलियत कहां से चल रही है, क्या है। ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल लेवल पे उसको समझा नहीं जा रहा है, बड़े पैमाने पे अब समझा भी जा रहा है। लेकिन पॉलिटिकल जो अपनी जो कूटनीतिक इंटरनेशनल कूटनीति है उसमें कहीं ना कहीं हर कोई अपना फायदा देख करके कभी इधर झुकता रहता है कभी उधर। लेकिन ये हमारी तरफ से अपना पक्ष जरूर क्लियर करने के लिए बहुत जरूरी है कि इंटरनेशनल लेवल पे एक ऐसा जांच आयोग की रिपोर्ट हो, जो पुख्ता रिपोर्ट हो, जिसमें एक विश्वसनीय लोग बैठे हुए हों कि भाई ये ओरिजिनलिटी है, यहां से ये ओरिजिन ऑफ टेररिज्म है, यहां से चलता है, यहां पर आता है और इस तरह से फैलाया जाता है, और इसका शिकार इस तरह से पास्ट में लोग हुए और करंट में भी इस तरह से लोग हो रहे हैं। ये जब तक ये क्लियर इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए क्लियर करने के लिए जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि बहुत आवश्यक है। और कार्यक्रम क्योंकि इतना सुंदर तरीके से ये इसका आज हमारी चर्चा चली है और वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है ये कश्मीर को लेकर। और काक साहब के पास मैं कार्यक्रम का समय जरूर लंबा खिंच गया, लेकिन अंतिम मैं एक वक्तव्य काक साहब का जरूर लूंगा। और जैसे पवार कुलदीप जी ने कहा कि वर्तमान में जो आवश्यकता है, और मैं एक बात और जोड़ता हूँ क्योंकि देश दुनिया इस समय बहुत बदल गई है। 90 के पहले का दौर की जो दुनिया थी, चाहे भारत था या अन्य जो देश थे, पूरी दुनिया, और 90 के बाद की दुनिया में बहुत बड़ा अंतर आया है। जिस तरह से व्यापार दुनिया में हावी हुआ है, पूंजीवाद दुनिया में हावी हुआ है, तो उसी का परिणाम है कि दुनिया की व्यवस्थाएं बदली हैं और कश्मीर की व्यवस्थाएं भी कहीं ना कहीं उसको प्रभावित भी हुई हैं। आप क्या सोचते हैं कि वर्तमान हालातों में कश्मीर को लेकर सरकार को सबसे प्रमुख अगर 1, 2 या 3 कारण आप गिनाएं, उन्हें वो पहल करनी चाहिए वहां पर सरकार को, तो कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में अंतिम टिप्पणी के साथ ही कार्यक्रम को हम समापन करेंगे। काक साहब, मेरा तो वही ये है कि आतंकवाद को खत्म करने के लिए, आतंक की सोच को खत्म करने के लिए, आतंक का बीज से खत्म करने के लिए आपको एक क्लियर कट नैरेटिव, और जब तक सोसाइटी में जस्टिस नहीं है, जब तक सोसाइटी में एक लॉ एंड ऑर्डर का बोलबाला नहीं है, जब तक आपको ये नहीं पता है कि हम जो कर रहे हैं उसके हम खुद जिम्मेदार हैं और उसका हमको फल मिलेगा, तो वो रेस्पेक्ट फॉर लॉ, रेस्पेक्ट फॉर जस्टिस, रेस्पेक्ट फॉर डिग्निटी ऑफ अदर्स, फ्रीडम टू डू व्हाट इज राइट, वो जब तक नहीं एस्टैब्लिश होगा तब तक आतंकवाद का खात्मा नहीं होगा। तो दिस हैज टू बी द प्रायोरिटी। सेकेंड, आपको उन लोगों को बिल्कुल चिन्हित करना होगा जिन लोगों ने आतंकवाद को प्रोत्साहित किया है, और साथ में जो बाकी आपका डेवलपमेंट एफर्ट्स हैं, डेवलपमेंट एफर्ट्स इम्प्रूव होने चाहिए, एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहिए। एजुकेशन इज द फंडामेंटल वे टू चेंज द माइंडसेट ऑफ पीपल। लोगों के दिमाग को मनुष्य है क्योंकि उसमें वो सीख सकता है, वो समझ सकता है, वो ज्ञान अर्जित कर सकता है। वो अगर आप स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करें, स्कूल एजुकेशन में जो विसंगतियां आ गई थी उनको ठीक करें, तो एजुकेशन से लेके रोजगार से लेके और फिर स्पष्ट नीति और स्पष्ट जस्टिस सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर हो, ये 3 चीजें जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। अच्छी चर्चा आप तो लोगों को दोबारा आज हमारे दर्शकों के लिए रही। और मैं ऐसा मानता हूँ कश्मीर जैसा जो गंभीर मुद्दा है, जो बड़ा संवेदनशील मुद्दा हमेशा कहा जाता है, उस पर हमारे वक्ताओं ने, हमारे अतिथियों ने जिस तरह से बात को बड़े बेबाकी के साथ रखा,
और बड़े स्पष्ट तरीके से उन्होंने उस विषय को उसकी व्याख्या की, और निश्चित रूप से जो चर्चा है निश्चित रूप हमारे दर्शकों को जरूर पसंद आएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। और मैं आज हमारे संवाद इंडिया के मंच पर जो अतिथि आए हैं, शिवन काक सर, कुलदीप जी, अश्वनी कौशिक जी, मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने अपने बहुत ही एक विश्लेषण से एक बहुत ही सार्थक चर्चा को आज यहाँ बनाया। और अपने दर्शकों से मैं आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया अपडेट आपको समय से मिलते रहे। इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा को विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिवादन। संवाद बहुत इंडिया को धन्यवाद। बहुत बहुत